अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं हूं आपका टीचर मुस्तजाब हैदर। हम लोग पढ़ रहे हैं फ़िज़िक्स और इसका चैप्टर नंबर 11 डिस्कस कर रहे हैं। आज स्टूडेंट्स हम एक नए वेरिएबल को सीखने जा रहे हैं, एक ऐसा वेरिएबल जो हम लोगों ने पहले नहीं सीखा हुआ। इस वेरिएबल का नाम है एंट्रोपी। थर्मोडायनामिक्स में इसकी बहुत इम्पोर्टेंस है। तो चलें लाइट बोर्ड की तरफ चलते हैं और लेक्चर का आगाज़ करते हैं। स्टूडेंट्स, एंट्रोपी पढ़ने जा रहे हैं जो कि एक थर्मोडायनामिक वेरिएबल है। पहले स्टूडेंट्स हम कुछ वेरिएबल्स के बारे में जानते हैं जिसको हमने थर्मोडायनामिक्स के अंदर स्टडी किया, जैसे टेम्परेचर है, प्रेशर है, वॉल्यूम है, इंटरनल एनर्जी है। ये बहुत सारे वेरिएबल्स हैं जिनकी बेस पे हम लोग किसी भी सिस्टम को एक्सप्लेन करते हैं। इसी तरह से हमारे पास एक और वेरिएबल भी है जिसे हम लोग नाम देते हैं एंट्रोपी का। ये वेरिएबल रेडोल्फ क्लासियस ने 1856 के अंदर इंट्रोड्यूस कराया कि यहाँ पे हमें एक और वेरिएबल की भी ज़रूरत पड़ती है। जिस तरह से हमारे पास इंटरनल एनर्जी है जिसका हम चेंज देखते हैं कि जब भी टेम्परेचर दिया जाता है या टेम्परेचर सिस्टम का रिड्यूस किया जाता है, तो इन दोनों केसेस में हमारे पास इंटरनल एनर्जी जो है वो चेंज हो रही होती है। तो उसी तरह से हम लोग इसको एक और अंदाज में भी देख सकते हैं जो कि एंट्रोपी कहलाती है। हम इसे फिज़िकली भी देखेंगे, मैथमेटिकली भी देखेंगे और इसकी बहुत सारी एग्जांपल्स जो हैं उन्हें भी डिस्कस करते हैं। सबसे पहले अगर फिज़िकली हम इसे डिस्क्राइब करने की कोशिश करें तो एंट्रोपी क्या है ये हमें पता होना चाहिए। स्टूडेंट्स, किसी भी सिस्टम में अगर बहुत सारे मॉलिक्यूल्स मौजूद हों तो उन मॉलिक्यूल्स में जो डिग्री ऑफ डिसऑर्डरनेस होती है, जो रैंडमनेस वहाँ पे अवेलेबल होती है, हम उसे एंट्रोपी का नाम देते हैं। ये इसकी फ़िज़िकल डिस्क्रिप्शन है। यानी अगर हमारे पास एक सिस्टम है और उसमें डिग्री ऑफ डिसऑर्डरनेस बहुत ज़्यादा है। डिग्री ऑफ डिसऑर्डरनेस अभी हम एग्जांपल्स पढ़ेंगे तो आपको अच्छे से समझ आ जाएगा कि इसका फ़िज़िकल मीनिंग क्या है। लेकिन अगर फिज़िकली हम इसे डिस्क्राइब करना चाहें तो हम लोग कह सकते हैं कि इट इज़ द मेजर ऑफ डिग्री ऑफ डिसऑर्डर ऑफ अ सिस्टम। अगर हमारे पास कोई सिस्टम मौजूद है तो उसकी डिग्री ऑफ डिसऑर्डरनेस जो है स्टूडेंट्स, उसे हम लोग एंट्रोपी का नाम देते हैं। कि डिग्री ऑफ डिसऑर्डरनेस को हम लोग एक्सप्लेन करते हैं। सबसे पहले मैथमेटिकली इसे देख लेते हैं। स्टूडेंट्स, ये चूंकि एक वेरिएबल है तो वेरिएबल्स के कुछ ना कुछ सिंबल होते हैं। यहाँ पे भी जो हमारे पास एंट्रोपी है उसको एस, कैपिटल एस के साथ रिप्रेजेंट करते हैं। लेकिन जैसे इंटरनल एनर्जी में हमारे पास एक स्टेट फंक्शन होने की वजह से उसका चेंज इम्पोर्टेंट होता है, उसकी एब्सोल्यूट वैल्यू इम्पोर्टेंट नहीं होती, उसी तरह से एंट्रोपी भी हमारे पास एक स्टेट फंक्शन है जिसका चेंज हमारे लिए इम्पोर्टेंट है, उसकी एब्सोल्यूट वैल्यू हमारे लिए इम्पोर्टेंट नहीं है। तो मैथमेटिकली अगर हम एंट्रोपी की बात करें तो हम चेंज इन एंट्रोपी को डिस्कस करते हैं जिसे डेल्टा एस के साथ रिप्रेजेंट किया जाता है। और ये कैसे, इसका मैथमेटिकल एक्सप्रेशन क्या है स्टूडेंट्स? अगर हमारे पास एक सिस्टम है और उस सिस्टम ने एक सर्टन टेम्परेचर के ऊपर एक सर्टन अमाउंट ऑफ हीट जो है वो एब्जॉर्ब की है या उसे रिजेक्ट किया है, तो उसकी बेस पे हम चेंज इन एंट्रोपी को डिफाइन करते हैं कुछ इस तरह से। इट इज़ द रेशियो ऑफ चेंज इन हीट पर यूनिट टेम्परेचर। यानी हमारे पास एक सर्टेन टेम्परेचर के ऊपर किसी सिस्टम में कितनी हीट एंटर हुई है या उसी टेम्परेचर के ऊपर सिस्टम में से कितनी हीट बाहर निकली है, ये रेशो जो है वो चेंज इन एंट्रोपी कहलाती है। यानी डेल्टा एस इज़ इक्वल टू यहाँ पे डेल्टा क्यू डिवाइडेड बाय टी। और डेल्टा क्यू स्टूडेंट्स ये हीट एब्जॉर्ब्ड या हीट रिलीज्ड या रिजेक्टेड है, और टी जो है टेम्परेचर है। तो फिर स्टूडेंट्स यहाँ से हम लोग इसके यूनिट को भी डिफाइन कर सकते हैं। हमें पता है स्टूडेंट्स कि मैथमेटिकल एक्सप्रेशन से हम लोग यूनिट बना सकते हैं। जैसे चेंज इन हीट है तो स्टूडेंट्स जो हीट का यूनिट होता है वो जूल होता है, और ये टेम्परेचर है इसे हम केल्विन में मेजर करते हैं। तो ये जो यूनिट हमारे पास यहाँ पे बनता है वो बन जाता है जूल पर केल्विन। तो स्टूडेंट्स ये हमारे पास है यूनिट हमारे एंट्रोपी का या चेंज इन एंट्रोपी का, जूल पर
केल्विन, ये इसके बराबर होता है। अब स्टूडेंट्स इसके कुछ साइन कन्वेंशंस भी हैं, हमें वो भी पता होना चाहिए, फिर हम इसकी एक्सप्लेनेशन की तरफ जाएंगे और इन चीज़ों को फिज़िकली एक्सप्लेन करेंगे। स्टूडेंट्स साइन कन्वेंशन आपने याद रखनी है सबसे पहले कि अगर हमारे सिस्टम के अंदर हीट एंटर होती है तो हम उसकी चेंज इन एंट्रोपी को पॉजिटिव लेते हैं, और अगर हमारे सिस्टम में से हीट बाहर निकलती है तो फिर हम उसे नेगेटिव लेते हैं। तो स्टूडेंट्स फिर हम इसे लिख किस तरह से सकते हैं? हम लोग इसे ऐसे लिख सकते हैं कि चेंज इन एंट्रोपी इज डेल्टा एस इज पॉजिटिव व्हेन हीट इज एडेड टू द सिस्टम और स्टूडेंट्स चेंज इन एंट्रोपी यानी डेल्टा एस इज नेगेटिव व्हेन हीट इज एक्सपेल्ड फ्रॉम द सिस्टम। तो ये स्टूडेंट्स साइन कन्वेंशन हमें याद होनी चाहिए। अब स्टूडेंट्स एक एग्जांपल हम बेसिक लेते हैं और उस एग्जांपल से हम इसे फर्दर एक्सप्लेन करते हैं कि असल में ये एंट्रोपी है क्या। लेट्स सपोज स्टूडेंट्स हमारे पास एक सिस्टम है और वो सिस्टम मैं यहाँ पे ड्रॉ करता हूँ। लेट्स सपोज स्टूडेंट्स यहाँ पे एक सिस्टम था जिसके पास हीट मौजूद थी और इसी तरह से इससे कुछ फासले के ऊपर हमारे पास एक और सिस्टम यहाँ पे मौजूद था। अब स्टूडेंट्स ये दो सिस्टम्स एक दूसरे के साथ थर्मोडाइनमिकली कनेक्टेड नहीं हैं, ये एक दूसरे से कुछ फासले के ऊपर पड़े हुए। लेट्स सपोज स्टूडेंट्स हमारे पास जो पहला सिस्टम है इसका जो टेम्परेचर है यहाँ पे उसे स्टूडेंट्स हम लोग नाम दे देते हैं T1 का, और जो दूसरा सिस्टम हमें यहाँ पे नज़र आ रहा है हम इसके पास जो टेम्परेचर है इसका जो टेम्परेचर है उसे नाम दे देते हैं T2 का। अब स्टूडेंट्स हम क्या करते हैं कि इन दोनों का थर्मल कनेक्शन कर देते हैं, यानी हम इन दोनों को एक दूसरे के साथ कनेक्ट कर देते हैं। जब स्टूडेंट्स इसे कनेक्ट करेंगे तो अगर इन दोनों टेम्परेचर्स के दरमियान कोई डिफरेंस हुआ तो फिर हीट एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफ़र होना शुरू कर देगी। लेट्स सपोज इस केस में हमारे पास T1 इज़ ग्रेटर देन T2, हमारा T1 जो है वो T2 से ज़्यादा है। तो अगर T1 T2 से ज़्यादा है तो हमें पता है कि एक अमाउंट ऑफ हीट जो है वो निकलेगी T1 से और वो T2 की तरफ ट्रैवल करना शुरू कर देगी। लेट्स सपोज स्टूडेंट्स हमारे इस सिस्टम में से Q हीट निकलती है और वो इसमें से ट्रैवल करते करते इसके अंदर एंटर हो जाती है। जितनी हीट हमारे पहले वाले सिस्टम में से निकली थी उतनी ही हीट दूसरे वाले सिस्टम में जाके एंटर हो जाएगी, यानी हीट जो इसमें से एक्सपेल हुई है उतनी उसके अंदर एंटर हो गई है। तो स्टूडेंट्स अगर हम इसकी रेशो निकालें तो हम लोग कह सकते हैं कि Q डिवाइडेड बाय T1 ये इसकी एंट्रोपी है। इसी तरह अगर हम इसकी रेशो निकालें तो Q डिवाइडेड बाय T2 ये इसकी रेशो है। अब स्टूडेंट्स अगर हम इन दोनों का डिफरेंस यहाँ पे निकालते हैं ताकि नेट चेंज इन एंट्रोपी हम लोग कैलकुलेट कर सकें, तो स्टूडेंट्स देखिएगा ज़रा किस तरह से निकलती है नेट चेंज इन एंट्रोपी। तो स्टूडेंट्स वो हमारे पास यहाँ पे आएगा Q डिवाइडेड बाय T2 माइनस Q डिवाइडेड बाय T1। अब स्टूडेंट्स एक क्वेश्चन यहाँ पे उठता है कि ये जब दोनों की सब्ट्रैक्शन हमारे पास होगी तो हमारा आंसर पॉजिटिव आना चाहिए या नेगेटिव आना चाहिए। तो स्टूडेंट्स ज़रा गौर कीजिएगा, हमने देखा था कि T1 इज़ ग्रेटर देन T2, T1 की वैल्यू ज़्यादा है और T2 की वैल्यू कम है। अब अगर हम मैथमेटिक्स में रेशोज़ की बात करें तो जिस फिज़िकल क्वांटिटी को डिनोमिनेटर में रखा जाता है अगर उसकी वैल्यू ज़्यादा होती है तो हमारी रेशो छोटी होना शुरू हो जाती है। अब इन दोनों क्वांटिटीज़ को अगर हम लोग देखें तो हमारा न्यूमरेटर यहाँ पे भी Q है और यहाँ पे भी Q है, तो अगर दोनों न्यूमरेटर सेम है
तो इन रेशियोज़ की वैल्यू को इनके डिनोमिनेटर से परखा जा सकता है। अब अगर डिनोमिनेटर की बात करें तो पहले वाले का डिनोमिनेटर छोटा है क्योंकि T2 वाज लेस देन T1। तो अगर ये डिनोमिनेटर छोटा है तो इसका मतलब है ये जो रेशियो हम लोग यहाँ पे फाइंड आउट करेंगे इसकी वैल्यू इससे ज़्यादा होनी चाहिए। यानी हम लोग कह सकते हैं Q ओवर T2 दिस मस्ट बी ग्रेटर देन Q ओवर T1। और ये क्यों है? बिकॉज T1 इज़ ग्रेटर देन T2। तो फिर स्टूडेंट्स अगर ऐसा केस हमारे पास बनता है तो इसका मतलब है ये जो नेट चेंज इन एंट्रोपी हम लोगों ने यहाँ पे फाइंड आउट किया है, तो बड़े वाली वैल्यू में से जब छोटे वाली वैल्यू को माइनस करते हैं तो हमारे पास आंसर पॉजिटिव आता है। तो इसका मतलब है स्टूडेंट्स यहाँ पे आंसर पॉजिटिव आएगा, यानी हम लोग कह सकते हैं कि नेट चेंज इन एंट्रोपी इस केस में हमारे पास पॉजिटिव हो गया। अब स्टूडेंट्स चेंज इन एंट्रोपी का पॉजिटिव यहाँ पे होना किस चीज़ के बारे में बताता है? हमने कहा था कि हीट सिस्टम में ऐड की जाए तो एंट्रोपी पॉजिटिव है और सिस्टम से निकाली जाए तो एंट्रोपी नेगेटिव है। अब यहाँ पे दो सिस्टम थे, पहले सिस्टम में से हीट निकली थी, इसकी एंट्रोपी नेगेटिव थी। दूसरे सिस्टम के अंदर हीट ऐड हुई थी, इसकी एंट्रोपी पॉजिटिव थी। लेकिन जो चेंज इन एंट्रोपी था, नेट चेंज इन एंट्रोपी था, वो हमारे पास पॉजिटिव आ रहा है। अब नेट चेंज इन एंट्रोपी के पॉजिटिव आने का मतलब ये है कि ओवरऑल अगर हम लोग देखें तो हमारे इस पूरे सिस्टम की अगर एक दो ऑब्जेक्ट्स की बजाय आप इसको एज ए होल देख रहे हो तो एज ए होल हमारी एंट्रोपी इंक्रीज हो गई है। और एज ए होल एंट्रोपी के इंक्रीज होने का क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि डिग्री ऑफ डिसऑर्डरनेस ये इंक्रीज हो गई है। अब इसको, ये तो हमने इसकी मैथमेटिकल फॉर्म देखी, अगर हम इसको फिजिकली एक्सप्लेन करने की कोशिश करें तो हम कैसे एक्सप्लेन कर सकते हैं? स्टूडेंट्स यहाँ पे देखें, जो हमारा पहले वाला सिस्टम था और जो दूसरे वाला सिस्टम था, उन दोनों सिस्टम्स में अगर हम मॉलिक्यूल्स की बात करें तो पहले वाले सिस्टम का टेम्परेचर ज़्यादा था, दूसरे वाले सिस्टम का टेम्परेचर कम था। तो इसका मतलब ये है कि पहले वाले हिस्से के अंदर वो वाले मॉलिक्यूल्स मौजूद थे जिनके पास ज़्यादा एनर्जी थी, और दूसरे वाले हिस्से में वो वाले मॉलिक्यूल्स मौजूद थे जिनके पास कम एनर्जी थी। यानी हम लोग कह सकते हैं कि हम लोगों ने सेग्रीगेशन की हुई थी। एक वो रीजन था जहाँ पे ज़्यादा एनर्जी वाले थे और एक वो रीजन था जहाँ पे कम एनर्जी वाले थे। तो ज़्यादा एनर्जी वालों का अलग होना और कम एनर्जी वालों का अलग होना, ये ऑर्डर कहलाता है। यानी यहाँ पे एक ऑर्डर मौजूद था हमारे सिस्टम के अंदर। लेकिन स्टूडेंट्स अगर इसका बाद वाला हिस्सा देखें तो ये हीट तो उस वक्त तक ट्रांसफ़र होती है जब तक थर्मल इक्विलिब्रियम नहीं आ जाता, और थर्मल इक्विलिब्रियम तो उस वक्त आता है जब दोनों जगह का टेम्परेचर बराबर हो जाए। तो जब दोनों जगह का टेम्परेचर बराबर हो जाता है तो इसका क्या मतलब है स्टूडेंट्स? इसका मतलब ये है कि अब जो ज़्यादा एनर्जी वाले एक तरफ थे और कम एनर्जी वाले एक तरफ थे, अब वो ऑर्डर ख़त्म हो गया, अब वो मिक्स हो चुका है। अब इधर भी और उधर भी हर जगह पे ज़्यादा और कम एनर्जी वाले मॉलिक्यूल्स मिक्स हैं, और उनकी वजह से जो ऑर्डर है वो नहीं रहा। ज़्यादा वाले अलग और कम वाले अलग नहीं हैं, बल्कि सारे मिक्स हो गए। तो इसका मतलब है डिग्री ऑफ डिसऑर्डरनेस इस केस में हमारे पास इंक्रीज हो गई है। स्टूडेंट्स इसको हम एक और एग्जाम्पल से ज़्यादा अच्छे से समझ सकते हैं। लेट्स सपोज स्टूडेंट्स हमारे पास एक कंटेनर मौजूद है, और स्टूडेंट्स इस कंटेनर को आप इस तरह से इमेजिन करें कि इस कंटेनर के दो हिस्से हैं। हमने इसका जो सेंटर वाला पार्ट है उसको किसी मीन्स के थ्रू इस तरह से दरमियान से बंद किया हुआ है, यानी यहाँ पे पॉसिबल नहीं है चेंज। और ये जो पहले वाला हिस्सा स्टूडेंट्स आपको नज़र आ रहा है, इस हिस्से के अंदर कुछ गैस के मॉलिक्यूल्स मौजूद हैं। ये स्टूडेंट्स हम कुछ गैस के मॉलिक्यूल्स बना देते हैं। अब स्टूडेंट्स ये वो गैस के मॉलिक्यूल्स हैं जिन मॉलिक्यूल्स के पास काफ़ी ज़्यादा एनर्जी मौजूद है, ये ज़्यादा काइनेटिक एनर्जी वाले मॉलिक्यूल्स हैं। और स्टूडेंट्स ये जो दूसरा हिस्सा है हमारे पास, जो दूसरा एंड है, यहाँ पे भी स्टूडेंट्स हमारे पास कुछ मॉलिक्यूल्स मौजूद हैं। अब इन दोनों एंड्स पे मौजूद अगर हम मॉलिक्यूल्स की बात करें तो एक तरफ ज़्यादा एनर्जी वाले हैं, इनकी इंटरनल एनर्जी ज़्यादा है, एक तरफ कम एनर्जी वाले हैं। तो स्टूडेंट्स इस वक्त हमें एक ऑर्डर नज़र आ रहा है, यानी ज़्यादा एनर्जी वाले एक तरफ हैं और कम एनर्जी वाले एक तरफ हैं। स्टूडेंट्स अगर हम इस तरह से करें कि इस सिस्टम में ये जो सेंट्रल पार्टीशन है हम इसे रिमूव कर दें, तो स्टूडेंट्स क्या होगा? जैसे ही हम पार्टीशन को रिमूव करेंगे तो हमारे सिस्टम में एक चेंज हमें नज़र आना शुरू हो जाएगा। हमने इस पार्टीशन को रिमूव किया, तो रिमूव करते ही हमारे जो ज़्यादा एनर्जी वाले मॉलिक्यूल्स हैं
वो इस पूरे सिस्टम के अंदर बिखर जाएंगे। जो पहले एक साइड पे मौजूद थे वो अब पूरे सिस्टम के अंदर आ जाएंगे, और जो कम एनर्जी वाले थे वो भी पूरे सिस्टम के अंदर बिखर जाएंगे। यानी अब हमारे पास वो जो ऑर्डर नज़र आ रहा था वो अब ऑर्डर हमारे पास मौजूद नहीं होगा। डिग्री ऑफ डिसऑर्डरनेस इस केस में इंक्रीज हो गई है। तो स्टूडेंट्स, अगर हम पहले की बात करें तो यहाँ पे पहले वाला जो सिस्टम था, जाहिर सी बात है यहाँ पे मॉलिक्यूल्स के पास ज़्यादा एनर्जी थी, तो इनके टेम्परेचर को अगर T1 कहें और इनके टेम्परेचर को T2 कहें तो T1 T2 से ज़्यादा था। तो अब जब मिक्सचर हो गया है तो फिर हम अलग-अलग टेम्परेचर तो नहीं देख सकते, अब हर हिस्से का जो टेम्परेचर है वो सेम रहेगा। तो स्टूडेंट्स, इसका मतलब ये हुआ कि इस प्रोसेस के बाद हमारे पास इस केस के अंदर अगर हम लोग देखें तो डिसऑर्डरनेस इंक्रीज हो गया। अब अगर हम एक को इस पूरे को देखें तो इसमें एक सिस्टम और एक सराउंडिंग की बात करें, और मैं ये पूछूं कि ये वाला हिस्सा और ये वाला हिस्सा, क्या इनमें से किसी एक की एंट्रोपी बढ़ी है और एक की डिक्रीज हुई है, कम हुई है, या दोनों सिस्टम्स की जो एंट्रोपी है वो इंक्रीज हुई है? तो ओवरऑल इस केस में दोनों जगहों की जो एंट्रोपी है वो इंक्रीज हो गई है। तो स्टूडेंट्स, अगर हम गैसेस को अलग रखें और फिर उसमें से इसको रिमूव करें पार्टीशन को, तो वो मिक्स हो जाएंगे। लेकिन अगर मिक्सचर को हम लोग इस तरह से रखते हैं और हम कहते हैं कि किसी तरह से ये खुद ही सेग्रीगेट होकर अलग अलग हो जाएं, तो वो नेचुरली हमारी इस यूनिवर्स में पॉसिबल नहीं है। तो यहाँ से फिर देख के हम लोग स्टूडेंट्स ये रिजल्ट निकाल सकते हैं कि कोई भी अगर नेचुरल प्रोसेस इस तरह का हमारे पास हो रहा है तो उस नेचुरल प्रोसेस ने इस डायरेक्शन में आगे की तरफ जाना है कि ओवरऑल सिस्टम और सराउंडिंग दोनों की एंट्रोपी इंक्रीज कर जाएगी। यानी ऐसा नहीं होगा कि हमारे पास सिस्टम की एंट्रोपी तो बढ़ रही है लेकिन सराउंडिंग की एंट्रोपी कम हो रही है, ऐसा नहीं होता। अगर हमारे पास कोई साइकिल रिवर्सेबल एग्जैक्टली ना हो तो हमेशा सिस्टम और सराउंडिंग की एंट्रोपी इंक्रीज होगी, और अगर रिवर्सेबल रिएक्शन होता है, आइडियल रिवर्सेबल रिएक्शन, तो वहाँ पे एंट्रोपी कांस्टेंट रहती है, डिक्रीज वहाँ पे भी नहीं हो सकती। तो फिर स्टूडेंट्स, इस बेस पे जो सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स है, हम उसकी एक और स्टेटमेंट देख सकते हैं इस नए वेरिएबल की टर्म्स में जिसको हम लोगों ने एंट्रोपी का नाम दिया है। तो उसकी स्टेटमेंट यहाँ पे लिखते हैं हम लोग, इफ अ सिस्टम undergoes a natural process then it will move in a direction that the entropy of the system plus the environment increases। कि स्टूडेंट्स, जब भी कोई नेचुरल प्रोसेस होगा तो उस नेचुरल प्रोसेस के अंदर ना सिर्फ सिस्टम की बल्कि ओवरऑल एनवायरनमेंट की जो एंट्रोपी है वो इंक्रीज होगी। तो हम इसको सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स की फॉर्म में ऐसे भी लिख सकते हैं या ऐसे भी कह सकते हैं कि हर नेचुरल प्रोसेस के केस के अंदर हमारी एंट्रोपी पॉजिटिवली इंक्रीज होनी है, हमारी एंट्रोपी जो है वो बढ़ जानी है। स्टूडेंट्स, इसकी बहुत सारी एग्जांपल्स हैं। जैसे अगर हम लोग इस एग्जांपल को ही फर्दर इलेबोरेट करें तो हमने इसमें देखा था कि मॉलिक्यूल्स जो थे, उन मॉलिक्यूल्स की एनर्जीज़ जो थी पहले सेग्रीगेटेड फॉर्म में मौजूद थी और उसके बाद वो एनर्जीज़ जो थी पूरे सिस्टम के अंदर डिस्ट्रीब्यूट हो गई। तो एंट्रोपी जो हमारे सिस्टम की थी वो ओवरऑल इंक्रीज हो गई। अब स्टूडेंट्स, इसकी वजह से कुछ चीज़ें हैं जो कॉन्सिक्वेंसेस के तौर पे आती हैं जिनका हमें पता होना चाहिए। जब भी स्टूडेंट्स ऐसा कोई प्रोसेस होता है जो नेचुरली जिसमें हीट एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफ़र होती है, तो इसका मतलब ये होता है कि हमारे पास जो अवेलेबल हीट थी
वर्क करने के लिए वो कम हो गई। फॉर एग्जांपल स्टूडेंट्स, हमारे पास अगर हॉट वाटर का एक कंटेनर हो और हमारे पास एक कोल्ड वाटर का कंटेनर हो, तो हॉट वाटर से हीट कोल्ड वाटर की तरफ जा सकती है और इस ट्रांसफ़र ऑफ हीट से हम लोग वर्क ले सकते हैं। लेकिन अगर हॉट और कोल्ड बॉडी को हम लोग एक दूसरे के साथ कनेक्ट कर दें, तो थोड़े टाइम के बाद थर्मल इक्विलिब्रियम आ जाएगा, हॉट बॉडी का टेम्परेचर डिक्रीज़ हो जाएगा, कोल्ड बॉडी का टेम्परेचर इंक्रीज़ हो जाएगा। तो अब इसका मतलब ये हुआ कि हीट एक बॉडी से दूसरी बॉडी पे फर्दर ट्रांसफ़र नहीं हो सकती और हमें पता है कि अगर हम हीट से वर्क लेना चाहते हैं, तो वो वर्क तो सिर्फ़ उस वक़्त पॉसिबल है जब हमारी हीट ट्रांसफ़र हो रही हो। अब हीट ओवरऑल अभी भी उतनी ही है हमारे पास सिस्टम में, लेकिन जब रैंडमनेस इंक्रीज हो गई है, मॉलिक्यूल्स जो हाई एनर्जी वाले एक तरफ और लो एनर्जी वाले एक तरफ थे वो मिक्स हो गए हैं, तो फिर अब हीट का ट्रांसफ़र नहीं होना, यानी जो हीट थी अवेलेबल वर्क करने के लिए अब वो कम हो गई है। यानी हम लोग कह सकते हैं कि जब भी कोई नेचुरल प्रोसेस इस तरह का होता है कि हीट एक जगह से एक हॉटर बॉडी से कोल्डर बॉडी की तरफ ट्रांसफ़र हो जाती है और रास्ते में कोई इंजन स्टीम इंजन की तरह से या कोई भी मौजूद नहीं है जिससे वर्क लिया जा सकता है, तो इसका मतलब है कि वो हमारी हीट जो है वो ज़ाया हो गई है, अब वो वर्क करने के लिए हमारे पास अवेलेबल नहीं है। तो जब वो गर्म जो पानी था, पानी का रेज़र्वायर था, अगर वो अलग से मौजूद था और ठंडे पानी का रेज़र्वायर अलग से मौजूद था, तो अगर हम कोई इंजन यूज़ करते तो हम उससे वर्क ले सकते थे। लेकिन अगर हमने इंजन यूज़ नहीं किया और हीट को एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफ़र होने दिया, तो इसका मतलब है कि अब जो अवेलेबल हीट फॉर वर्क थी वो पहले से कम हो गई। तो स्टूडेंट्स, हर नेचुरल प्रोसेस में ऐसे ही होता है कि जब हीट वर्क करने के लिए अवेलेबल नहीं होती, तो ये हमेशा ऐसे होता है कि कोई नेचुरल प्रोसेस प्रोसीड करके आगे की तरफ जा रहा होता है और इसका अल्टीमेट रिज़ल्ट क्या होता है कि अवेलेबल हीट फॉर द वर्क डिक्रीज़ होती जाती है। तो फिर स्टूडेंट्स, इसकी वजह से हम इसको कॉन्सिक्वेंटली ऐसे भी देख सकते हैं कि जब भी एंट्रोपी इंक्रीज़ होगी, तो अवेलेबल हीट फॉर द वर्क ये डिक्रीज़ होती जाएगी। तो हम जहाँ-जहाँ पे एंट्रोपी को जिस प्रोसेस में एंट्रोपी को बढ़ते हुए देखेंगे, उस प्रोसेस का जो रिज़ल्ट है वो यही होगा कि हम हीट को कम होता हुआ देख रहे हैं। तो हमारी इस यूनिवर्स के अंदर जितने भी नेचुरल प्रोसेसेस हैं, जो खुद ब खुद हो रहे होते हैं, उन नेचुरल प्रोसेसेस की वजह से ओवरऑल हम कहते हैं कि हमारे यूनिवर्स का एंट्रोपी इंक्रीज़ कर रही है और यूनिवर्स की एंट्रोपी इंक्रीज़ करने का मतलब ये हो रहा है कि अवेलेबल हीट फॉर वर्क कम होती जा रही है। और फिर स्टूडेंट्स, इसी से एसोसिएटेड एक टर्म भी है जिसे हम लोग कहते हैं हीट डेथ। हीट डेथ का मतलब क्या है कि हमारे यूनिवर्स में नेचुरल प्रोसेसेस की वजह से जो ये डिग्री ऑफ डिसऑर्डरनेस है, ये जो रैंडमनेस है, ये इंक्रीज़ होती जा रही है और अगर ये इंक्रीज़ होते होते इस लेवल पे पहुंच जाए कि हर जगह पे जो टेम्परेचर है वो सेम हो जाए, तो फिर हमारे पास हीट अवेलेबल नहीं होगी वर्क करने के लिए। हम इस सिचुएशन को नाम देंगे हीट डेथ का, क्योंकि अब हम हीट को यूज़ करते हुए वर्क नहीं ले सकते। तो ये एंट्रोपी है और इसी की वजह से इन्वायरमेंटल क्राइसिस भी आ रहा है, जिसको हम फर्दर नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। तो स्टूडेंट्स, ये था हमारा आज का आर्टिकल जिसमें हमने फर्स्ट ईयर के लास्ट वेरिएबल को डिस्कस किया। इसमें हमने देखा कि एंट्रोपी क्या होती है और एंट्रोपी की डिफरेंट एस्पेक्ट्स क्या हैं, हमने उससे रिलेटेड तमाम चीज़ों को डिस्कस किया। उम्मीद है आपको अच्छे से समझ आया होगा। आज के लिए इतना ही, इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।